नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। द क्राइम सीरीज के इस एपिसोड में मैं नीरज पुंडीर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपके परिवार बिल्कुल सुरक्षित होंगे। तो समय का सम्मान करते हुए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है 23 नवंबर 2024 को बेंगलुरु के होटल रॉयल लिविंग से। यहाँ दो लोग दोपहर के समय पहुंचते हैं। उनमें से एक असम की रहने वाली 19 साल की लड़की होती है जिसका नाम होता है माया डेका, जो बेंगलुरु में जॉब करती है। इसका पूरा नाम माया गोगोई डेका था। और दूसरा 21 साल का लड़का आरव हनोई। आरव हनोई जो है वो लड़का था केरल का रहने वाला। ये दोनों लोग यहाँ आते हैं। इन्होंने एक दिन के लिए होटल को बुक किया होता है, लेकिन फिर एक एक करके ये 3 दिन और बढ़ा देते हैं। 23 से लेकर 24, 25 और फिर 26 वो दोनों वहां रहते हैं। और फिर 26 नवंबर की सुबह आरव वहां से निकल जाता है। फिर जब होटल सर्विस वाले खाना और पानी वगैरह के ऑर्डर के बारे में पूछने के लिए उस कमरे पर दस्तक देते हैं तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। वो कुछ देर इंतजार करते हैं और दोबारा से नॉक करते हैं, लेकिन दोबारा से उनको कोई जवाब नहीं मिलता और ना ही अंदर से कोई आवाज़ आती है। लेकिन उनको महसूस होता है कि कमरे के अंदर से बहुत भयंकर दुर्गंध आ रही है। तब होटल स्टाफ जो है वो मैनेजर के पास जाता है और उसको पूरी जानकारी देता है। मैनेजर को शक होता है और वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। जब पुलिस को यह सूचना मिलती है तो पुलिस होटल पर पहुंचती है और एक्शन लेती है। आनन फानन में होटल के उस कमरे के दरवाजे को खोला जाता है तो पता चलता है कि दरवाजा अंदर से लॉक ही नहीं था, उसको सिर्फ खींचकर अंदर से बंद कर दिया गया था। पुलिस को अंदर बेड पर माया गोगोई डेका की खून से लथपथ लाश मिलती है, जिससे अब बदबू आनी शुरू हो चुकी थी। और पुलिस उस लाश का मुआयना करती है तो उसको अंदाजा हो जाता है कि यह लाश कम से कम 2 दिन पुरानी है। अब सवाल यह था कि एक लड़का उस रूम में था और 2 दिन से लगातार उस रूम में बंद था और उस लाश के साथ उस कमरे में बंद था। उस भयंकर दुर्गंध के बावजूद वह कमरे से बाहर क्यों नहीं निकला? और जब उस कमरे से निकला तो ऐसा निकला कि ना जाने कहां गायब हो गया। अब पुलिस को सबसे पहले तो तलाश करनी थी उस लड़के की और यह जानना था कि आखिर क्या वजह थी कि वो लाश के साथ उस होटल के कमरे में 2 दिन तक बंद रहा। और बेंगलुरु पुलिस के लिए एक चैलेंज भी था, क्योंकि बेंगलुरु में इस तरह की घटनाएं आम हो गई थी और क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। तो इस घटना को लेकर पुलिस, बेंगलुरु शहर और आम लोगों में बेचैनी बढ़ी हुई थी। तो इस घटना की तफ्तीश करने के लिए बेंगलुरु पुलिस ने स्पेशल 3 टीमें बनाई। चूंकि लड़का केरल का रहने वाला था तो एक टीम जांच पड़ताल के लिए केरल रवाना हो गई। शुरुआती जांच में पुलिस को यह पता लगा कि लड़के के कुछ जानने वाले नॉर्थ कर्नाटका में भी रहते हैं, तो शायद वो खुद को बचाने के लिए, खुद को छिपाने के लिए नॉर्थ कर्नाटका ना निकल जाए। तो पुलिस ने दूसरी टीम को नॉर्थ कर्नाटका भेज दिया और तीसरी टीम की जिम्मेदारी थी कि वह इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा करके उनकी जांच करे, जैसे उसके मोबाइल कॉल डिटेल्स, उसके बैंक की डिटेल्स, उसने कहीं से पैसा निकाला हो, विड्रॉ किया हो एटीएम वगैरह से, या उसका अकाउंट अभी बंद है या एक्टिव है, उसका लोकेशन क्या है, वगैरह वगैरह। अब पुलिस की तीनों टीमें अपने काम पर लग जाती हैं, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि फिलहाल आरव का मोबाइल स्विच ऑफ था। हाँ, मगर पुलिस ये जरूर पता कर लेती है कि आखिरी बार 26 तारीख को जब आरव होटल से निकला था तो उसने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए रेलवे स्टेशन के लिए कैब बुक की थी। पुलिस उस कैब वाले का पता लगा लेती है और फिर वह कैब वाला पुलिस को यही जानकारी देता है कि उसने उस लड़के को बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था और अब पुलिस इंतजार कर रही है कि मोबाइल ऑन हो और बाकी लोग अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। यूं ही 2 दिन बीत जाते हैं और पुलिस के हाथ अभी भी खाली और कोई जानकारी नहीं। 26 नवंबर को वह भागा था और आज तारीख हो चुकी थी 28 नवंबर। इत्तेफाक से 28 नवंबर की सुबह लगभग 8:35 या 8:40 के आसपास
आरव अपना मोबाइल स्विच ऑन करता है। जैसे ही उसने अपने मोबाइल को स्विच ऑन किया, उसके पिछले सारे रिकॉर्ड्स, उसके मूवमेंट के सारे डिटेल्स पुलिस के सामने आ जाते हैं और पुलिस को यह पता चलता है कि 26 नवंबर को वह होटल से निकला तो सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा और उसने वहां से एक ट्रेन पकड़ी। सबसे पहले वह ट्रेन से रायचूर पहुंचा, वहां पर उतरा और उसने वहां से एक दूसरी ट्रेन पकड़ी और वो यूपी पहुंचा। यूपी से फिर एमपी, फिर दोबारा यूपी और फिर यूपी के अलग अलग शहरों से होते हुए आखिरकार वो बनारस पहुंचता है। बनारस यानी वाराणसी। तो अब बेंगलुरु पुलिस अपनी पूरी जीरोइंग वाराणसी की तरफ कर देती है और मामला सौंप देती है यूपी पुलिस को कि हमें ऐसे ऐसे एक शख्स की तलाश है जिसने होटल में एक लड़की का मर्डर किया है। यूपी पुलिस अपने काम पर लगती है और वाराणसी पहुंचती है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले अचानक आरव वाराणसी भी छोड़ चुका होता है। लेकिन अब पुलिस को उसके लोकेशन से पता चलता है कि वह वाराणसी से अब वापस कर्नाटक की तरफ, उसी बेंगलुरु की तरफ लौट रहा है जहां उसने वारदात को अंजाम दिया था। और यह बहुत परेशान और हैरान करने वाली बात थी कि कातिल अब तक लगभग 3,500 किलोमीटर का ट्रेवल कर चुका था। हालांकि बेंगलुरु पुलिस को यह उम्मीद थी कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे वैसे तो खत्म हो जाएंगे और वो कहाँ जाएगा, फिर कहाँ खाएगा, क्या कहाँ रहेगा। फिर आरव ट्रेन से कर्नाटक पहुंचता है। कर्नाटक में उतरने के बाद वो कैंप गौड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना होता है। पुलिस उसकी मूवमेंट को ट्रैक कर रही होती है और आखिरकार कैंप गौड़ा एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर पहले पुलिस आरव को गिरफ्तार कर लेती है। यह पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी और इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस को लगता है कि एक केस तो अब सॉल्व हो गया है। और पुलिस उसको गिरफ्तार करके जब पूछताछ करती है तो कहानी कुछ यूं निकलकर सामने आती है। केरल का रहने वाला आरव हनोई, उसका पूरा बचपन, उसकी पूरी जिंदगी बड़ी दिक्कतों में, तकलीफों में गुजरी थी। वजह यह थी कि जब वो पैदा हुआ तो उसके पैदा होने के बाद उसकी माँ और बाप दोनों अलग हो गए, उनका डिवोर्स हो गया। और डिवोर्स होने के बाद आरव अपनी माँ के साथ रहने के लिए चला जाता है। अभी कुछ ही वक्त बीतता है कि उसकी माँ दूसरी शादी कर लेती है। अब उसका एक सौतेला बाप घर में आ जाता है, लेकिन वो आरव का अच्छे से ध्यान नहीं रखता और ना ही अपनी उसकी माँ का ही ध्यान रखता है। फिर ये शादी भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाती और आरव की माँ उसके दूसरे बाप से भी डिवोर्स ले लेती है। आरव को लगा कि अब जिंदगी वापस पटरी पर लौटेगी, मगर हुआ यूं कि आरव की माँ अब तीसरी शादी कर लेती है। अब आरव को लगता है कि माँ के साथ नहीं रहना चाहिए। तो आरव, एक उसके दादा होते हैं जो उसके सबसे पहले पिता थे, उसके पिता जो आर्मी से रिटायर्ड थे और अब एक एक्स सर्विसमैन थे, तो उनको भी लगता है कि, उनको भी पता था ये बात कि उनकी बहू की तीसरी शादी है और उनका एक पोता है। तो वो आरव को अपने पास बुला लेते हैं। अब आरव अपने दादा के पास रहने के लिए आ जाता है और उसकी माँ भी इस बात के लिए मंजूरी दे देती है। अब आरव खुशी खुशी अपने दादा के साथ रहने लगता है, मगर जो फैमिली प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अंदर ही अंदर उसको परेशान करती है। वह खुद को अकेला महसूस करता है। इसके बाद वो वहीं पे अपने दादाजी के पास ही ग्रेजुएशन शुरू करता है और बीबीए में एडमिशन लेता है, लेकिन वो कई सब्जेक्ट में फेल हो जाता है और बीबीए क्लियर नहीं कर पाता। इस दौरान 2024 में लगभग मार्च के महीने में एक रोज एक डेटिंग ऐप है बम्बल, वो इस बम्बल ऐप पे मौजूद था और इसी ऐप के थ्रू उसकी मुलाकात होती है माया गोगोई डेका से, जो आसाम की रहने वाली 19 साल की लड़की है और अपनी बहन के साथ बेंगलुरु में रहती है और एक जॉब करती है। साथ ही वह सोशल मीडिया पर अपने कंटेंट क्रिएट करती थी। तो इस ऐप के जरिए दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद उनकी बातचीत होने लगती है मैसेंजर और अदर एप्लीकेशंस के जरिए। अब केरल और बेंगलुरु के बीच में फासला बहुत ज्यादा था। दोनों को ख्वाहिश हुई कि मिलते हैं। तो आरव कहता है कि मैं बेंगलुरु आता हूं, वहीं कोई काम करते हैं। और फिर लगभग 6 महीने पहले आरव पहुंचता है बेंगलुरु। बेंगलुरु आने के बाद माया डेका ही उसे एक कंपनी में इंटर्नशिप करा देती है और उसको 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इंटर्नशिप मिलने लगती है।
अब वो आ गया बेंगलुरु। बेंगलुरु में उसका जानने वाला कोई नहीं, सिर्फ एक माया डेक्का के अलावा। कुछ दिन इंटर्नशिप में काम करने के बाद उसने डेक्का से कहा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्यों ना हम लिव इन में रहें एक साथ। लेकिन शायद माया डेक्का लिव इन में रहने को तैयार नहीं थी। हो सकता है उसने बहुत सारी खबरें देखी हों, पढ़ी हों, कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में सुना हो, इसलिए शायद वह थोड़ी सी अपने आप को अनसेफ फील कर रही थी। और दूसरी बात यह भी थी कि उसकी एक सिस्टर भी थी जिसके साथ वह अपार्टमेंट शेयर करती थी। साथ ही अपार्टमेंट में उसकी कज़न भी साथ रहती थी। किसी तीसरे के साथ शायद रहना इसलिए उसको लगा कि सही नहीं होगा। इसी वजह से माया डेक्का ने आरव को लिव इन में रहने के लिए साफ मना कर दिया। इस बात से आरव को बहुत बुरा लगा और उसको लगा कि इस पर तो मेरा पूरा हक है। इसकी वजह से मैं केरल छोड़कर बेंगलुरु आया और अब ये साथ रहने को तैयार नहीं है। फिर भी उसने शांति बनाए रखी, उनके रिश्ते कायम रहे, बातचीत चलती रही। लेकिन बेंगलुरु आने के बाद आरव ने देखा कि डेक्का चूंकि आसाम की रहने वाली लड़की थी और आसाम कम्युनिटी के लोग वहां और भी बहुत सारे थे, तो माया डेक्का के कुछ दोस्त भी थे जिनसे वो अक्सर मिला करती थी और बहुत ओपनली मिला करती थी। और यह बात आरव को बुरी लगती थी। उसे ऐसा लगता था कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं और वो उनके साथ खूब मस्ती करती है, एंजॉय करती है, और इधर आरव, उसका कोई दोस्त नहीं। उसे लगता था कि वो माया डेक्का के लिए केरल छोड़कर बेंगलुरु आया, लेकिन आज फिर भी वो अकेला है, बिल्कुल तन्हा है। ना उसका कोई दोस्त है, ना उसका कोई साथी है, बिल्कुल अजनबी है, ले देकर सिर्फ एक डेक्का। लेकिन डेक्का के इर्द गिर्द उसके इतने सारे दोस्तों की भीड़ है और बस यहीं से उसके मन में एक शक और एक जलन पैदा हो गई। दोनों में कभी झगड़ा होता, फिर दोस्ती होती, फिर झगड़ा हो जाता, फिर दोस्ती हो जाती, फिर बातचीत होने लगती और सिलसिला चलता रहा। इसी के चलते फिर एक दिन 23 नवंबर को दोनों में बात हुई कि चलो लिव इन में ना सही, एक दिन साथ चलते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। दोनों इस बात पर सहमत हो गए। फिर दोनों बेंगलुरु के एक होटल को बुक करते हैं जिसका नाम था होटल रॉयल लिविंग। एक ऐप से वो इस होटल को एक दिन के लिए बुक करते हैं। फिर दोनों 23 नवंबर को यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ इस होटल में पहुँचने के कुछ घंटे बाद इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद 24 नवंबर की सुबह उसने जेप्टो मोबाइल ऐप से दो चीजें ऑर्डर की, एक चाकू और एक नायलॉन की रस्सी। पहले पुलिस को यह शक था कि वह पूरी तैयारी के साथ आया था चाकू और नायलॉन की रस्सी लेकर, जो उसने ऐप से मंगाई थी। लेकिन जब गिरफ्तार हुआ तो पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि नहीं, 23 नवंबर को चेक इन के बाद दोनों में फिर से झगड़ा हुआ था, इन्हीं रिश्तों को लेकर और बाकी चीजों को लेकर। लेकिन वो झगड़ा इस हद तक नहीं था कि किसी की हत्या कर दी जाए। लेकिन फिर पता ही नहीं क्या हुआ उस रात में कि अगली सुबह 24 नवंबर को उसने जेप्टो ऐप से दो चीज़ों का ऑर्डर किया और कुछ ही घंटों में दोनों चीज़ें उसको डिलीवर हो गई और रिसेप्शन पर वो खुद आरव ने जाकर रिसीव किया पार्सल और लेकर अपने रूम पर चला गया। फिर 24, 25 और 26 तारीख हो जाती है और फिर 26 नवंबर की सुबह आरव होटल से निकल जाता है और भाग जाता है और लाश की कहानी सामने आती है। अब सवाल उठता है कि कत्ल करने के बाद वह आराम से भाग सकता था, तो 2 दिन तक लाश के साथ रहने की क्या मजबूरी थी और कत्ल करने की वजह आखिर क्या थी? जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो पहले तो उसने कमरे के अंदर के पहले 2 दिन की कहानी सुनाई। उसने कहा कि यह कत्ल 24 नवंबर को ही किया गया था और चाकू से ही किया गया था और उसने अंधाधुंध चाकू से वार किए थे। उसने 10 वार से ज्यादा वार किए थे उस लड़की के कंधे पर, सीने पर, उसके सर पर, और पूरा बिस्तर लहूलुहान हो गया था। और थोड़ी देर बाद उसको एहसास हो गया कि वह मर चुकी है। यह सब होने के बाद वह अपनी उस दोस्त की लाश को बेड पर पड़े हुए देखता रहा। उस जो खून से लथपथ पड़ी थी, फर्श पर भी खून पड़ा हुआ था, लेकिन उसने उसको साफ करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की।
पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। यह भी पता नहीं कि उसने नायलॉन की रस्सी मंगाई क्यों थी, गला घोटने के लिए, हाथ बांधने के लिए, या किसी और वजह से। तो खैर, अब ये खून उसके हाथ से हो गया। अब बेड पर उसकी दोस्त की लाश पड़ी है। वो उसके सामने कुर्सी पर आराम से बैठा है, कभी लाश को देखता है, कभी उठता है, इधर उधर घूमता है, टहलता है, फिर लाश के पास आकर बैठ जाता है। और 2 दिन तक लगातार वो उस लाश के पास बैठकर सिगरेट पे सिगरेट फूंकता रहा। जब पुलिस को लाश मिली थी तो वहां एश ट्रे में बहुत सारे बर्ड्स भी मिले थे और लगा था कि बहुत सारी सिगरेट पी गई है। उसने बताया कि उसने 2-3 दिन तक खाने का भी कोई ऑर्डर नहीं किया और वो सिर्फ लाश के पास बैठा रहा, सिगरेट पीता रहा और ना जाने क्या क्या सोचता रहा। 2 दिन बाद उसको अचानक लगा कि लाश से बदबू आने लगी है और अब ये बदबू सब जगह फैल जाएगी तो सबको पता चल जाएगा और होटल स्टाफ वाले वहां आ जाएंगे और वो पकड़ा जाएगा। तब उसने अपने मन में सोचा कि इससे पहले कि ऐसा हो, वो 26 की सुबह होटल से निकल जाएगा। और जब वो होटल से निकला तो बिल्कुल बेफिक्र होकर निकला, और इतना बेफिक्र होकर निकलता है कि कमरे का दरवाजा भी बंद नहीं करता। वह सिर्फ दरवाजे को खींचकर बंद कर देता है, लॉक नहीं करता और निकल जाता है। अब पुलिस ने उससे पूछा, ठीक है, तुम 2 दिन तक कमरे में रहे, तुमने पूरी कहानी सुनाई, मगर अब ये बताओ तुमने ये कत्ल किया क्यों? तो जो डीसीपी ईस्ट है बेंगलुरु के, मिस्टर देवा राजा, उन्होंने बताया कि उस लड़के से जब पूछताछ की गई तो उसने सारी कहानी बड़े आराम से सुनाई, बड़े प्यार से सुनाई और एक्सेप्ट करता चला गया कि माया डेका उसकी दोस्त थी और उसी के कहने पर वो केरल से बेंगलोर आया, उनकी दोस्ती थी, फिर उनमें प्यार हुआ और सब कुछ कहानी उसने सुनाई। मगर 23 और 24 की रात ऐसा क्या हुआ कि उसे चाकू और नायलॉन की रस्सी का ऑर्डर करना पड़ा? जब भी पुलिस उससे सवाल पूछती तो उसका सिर्फ एक ही जवाब होता कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैंने उसको क्यों मारा है, लेकिन मैं ये जरूर एक्सेप्ट करूंगा कि मैंने ही उसको मारा है। जब पुलिस कुरेद कुरेद कर उसे और ज्यादा पूछताछ करती, तब भी वह सिर्फ यही एक लाइन बार बार रटता कि ये रीजन बेहद पर्सनल है और मैं ये रीजन आपको बिल्कुल नहीं बता सकता। मैंने कत्ल किया है, आपने मुझे पकड़ लिया है और जो सजा मुझे मिलेगी मैं भुगत लूंगा, लेकिन मैंने मारा क्यों है, मारने की वजह क्या है, ये वजह मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको तो क्या, दुनिया में किसी को ये वजह नहीं बताऊंगा। तो पुलिस को कहीं ना कहीं तो मोटिव चाहिए, शो करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो अब पुलिस के लिए चैलेंज है कि असली मोटिव का पता लगाए, क्योंकि अभी तक सिर्फ यही है कि माया डेका की दूसरे लड़कों से जान पहचान थी, यारी दोस्ती थी, आरव को उस वजह से जलन और गुस्सा था और ये सारी चीजें हो गई। उसने 23-24 की रात ऐप से चाकू मंगाया, इसका मतलब कि वो प्री प्लानिंग के साथ नहीं आया था, उसके मन में कोई पहले से प्लान हत्या करने का नहीं था। तो जो कुछ भी हुआ वह 23 की रात को होटल में चेक इन करने के बाद हुआ। इसका मतलब यह है कि जो भी हुआ वो अचानक हुआ, प्री प्लान नहीं था। तो अचानक उस होटल में चेक इन करने के 16 से 20 घंटे के बाद ऐसा क्या हुआ कि उसे उस लड़की की हत्या करनी पड़ी? जब भी उससे यह सवाल पूछा गया तो उसका एक ही जवाब था, दिस इज वेरी पर्सनल, और ये मेरा पर्सनल मैटर है। अब पुलिस के सामने दिक्कत यह है कि अगर वह यही रटता रहा तो मोटिव कहां से लाएगी? लेकिन डीसीपी बेंगलुरु का कहना यह है कि अभी उनके पास बहुत समय है रिमांड का और वो किसी न किसी तरह से मोटिव को उगलवा लेंगे। फिलहाल पुलिस का मानना यही है कि मर्डर के पीछे जो मोटिव है वो सिर्फ एक ही है और वो है शक। और शक यह है कि डेका के बहुत सारे दोस्त थे, असम कम्युनिटी के दोस्त थे उसके, जो उसके बहुत करीब थे, और आरव को ये करीबी गवारा नहीं थी और इसी वजह से उसने माया गोगोई डेका को मार डाला। यह अब तक की पुलिस की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में है जो सामने बात आई है। लेकिन कातिल कहता है कि मैं वजह बताऊंगा नहीं, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं इस दुनिया में किसी को नहीं बताऊंगा। अब देखना यह है कि पर्सनल मैटर कब खुलता है। क्या कत्ल वाकई जलन और शक की वजह से किया गया था, यह कहानी की सच्चाई, इस कहानी की साजिश कुछ और ही है? फिलहाल तो सच ये है
कि माया गोगोई डेक्का अब इस दुनिया में नहीं है, उसका कत्ल हो चुका है और कातिल कह रहा है कि रीजन इज वेरी पर्सनल। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और कहानियों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।